आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंडिंग कार्ड के बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप किसी कस्टमर का लैंडिंग कार्ड पे अप्लाई कर रहे हो बिजनेस लोन के लिए, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इन लोगों को रिक्वायरमेंट रहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये लोग क्या चार्ज करते हैं, और हम लोग कैसे लैंडिंग कार्ड का डीएसए ले सकते हो और डीएसए से कैसे फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं, पूरा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक बैंकिंग भी दिखाऊंगा, सैम्पल बैंकिंग, जिस पर लैंडिंग कार्ड ने 10 लाख रुपए का अप्रूवल दिया है। तो किस तरह की बैंकिंग जो होती है जिस पे लैंडिंग कार्ड अप्रूवल देता है, तो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लोन की पॉलिसी क्या क्या है लैंडिंग कार्ड की। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं लैंडिंग कार्ड में अगर आप अप्लाई करते हो। लैंडिंग कार्ड का डीएसए कैसे ले सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लैंडिंग कार्ड में पोर्टल में फाइल को कैसे लॉगिन कर सकते हो, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना वो भी डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंडिंग कार्ड में लोन के रिजेक्शन के रीजन क्या क्या रहते हैं। तो पाँचों पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैंडिंग कार्ड की यूएसपी क्या क्या है जो अदर एनबीएफसी या बैंक में नहीं होती है। तो जो इसकी पहली यूएसपी है वो है ये लोग 20 लाख के टर्नओवर पे केसेस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी कस्टमर का बैंक पर ट्रांजेक्शन 20-25 लाख रुपए है तो आप उन लोगों का अप्लाई कर सकते हो। एक साल में अगर 20 से 25 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आ रहा है बैंकिंग पे, मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश में तो ज़्यादा होता है, बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक में अगर 15-20 लाख 25 लाख रुपए का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, ये लोग बोथ साइड रेंटेड केस भी करते हैं। मान लो ऐसे कस्टमर जिनका घर भी रेंटेड है और शॉप भी रेंटेड है, तो वो केस भी आप लगा सकते हो, यानी जिसको बोथ साइड रेंटेड बोला जाता है। तो दोनों वो केस करते हैं। इसमें थर्ड सबसे बेस्ट फीचर ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग अब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो ये एक बेनिफिट रहता है कि हम लोग बहुत सारे केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन हटवा सकते हैं। डिपेंड केस टू केस करता है। उसके बाद ये -1 सिबिल को भी करता है। अगर ऐसा कस्टमर जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, चाहे वो हिंदू प्रोफाइल हो या मुस्लिम प्रोफाइल हो, कोई भी प्रोफाइल हो, उनको ये लोग -1 है तब भी लोन के लिए ये लोग एलिजिबल करते हैं। या फिर जिसका सिबिल बना है तो 700 प्लस होना चाहिए। मान लो सिबिल कम भी है, 680 है, 650, तो उसका रीजन डीपीडी या फिर बाउंस वगैरह नहीं होना चाहिए, तो 650 वाले भी आप लगा सकते हो। ये लोग पैन इंडिया की लोकेशन करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लोग पैन इंडिया लोकेशन करते हैं, वो भी डिजिटल लॉगिन के साथ। यानी कि आप घर बैठ के कि पूरे पैन इंडिया की कोई भी केस लॉगिन करा सकते हो, वो भी पोर्टल के थ्रू। आपको कोई भी लोकल एसएम का नंबर रिक्वायरमेंट नहीं होगी या फिर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑनलाइन पूरा डिजिटल प्रोसेस आएगा वो पैन इंडिया का। इसमें इसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर आता है वो है कि आपको 7 मंथ ओल्ड बिजनेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप किसी के पास 7 महीने पुराना जीएसटी है या फिर कोई भी लाइसेंस है जो 7 महीने पुराना है, उद्योग को छोड़ करके बाकी कोई भी लाइसेंस जैसे गुमास्ता हो गया, शॉप एक्ट हो गया, या फिर कोई भी लाइसेंस है जो 7 मंथ ओल्ड है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो उस केस को। बाकी जगह अगर आप देखोगे 2-2 साल के लाइसेंस वो लोग मांगते हैं, बट ये लोग 7 मंथ के लाइसेंस पर कर देते हैं। आपको कोई भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जीएसटी रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई कस्टमर है जिसको आईटीआर वगैरह नहीं फाइल करता है, जीएसटी नहीं फाइल करता, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये लोग सेमी अकाउंट भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं प्रोपराइटरशिप कंपनी में। अगर मान लो प्रोपराइटरशिप कंपनी है, लोग सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे छोला करंट अकाउंट करता है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेविंग अकाउंट भी है किसी कस्टमर का तो उसको भी एक्सेप्टेड करेंगे। इसके बाद इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया हुआ है। नया इनका जो की फीचर है कि मान के चलो किसी के पास जीएसटी नहीं है, गुमास्ता नहीं है, या फिर कोई भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन उद्यम होता है बहुत सारे लोगों के पास, तो क्या होता है कोई भी बैंक उद्यम को एक्सेप्टेड नहीं करती। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 साल पुराना उद्यम है तो उसको ये सेविंग अकाउंट के साथ एक्सेप्टेड कर रहे हैं एज अ बिजनेस प्रूफ। तो अगर किसी भी कस्टमर के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, अगर उद्यम भी उसने 1 साल पहले बना के रखा हुआ है, तो भी आप उसको एज अ बिजनेस प्रूफ में ये लोग काउंट करेंगे। लेकिन उसकी एज मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। जैसे उद्यम के अलावा और कोई लाइसेंस है वो 7 मंथ में चल जाएगा, लेकिन उद्यम अगर है तो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। कोई भी इस उद्यम को एक्सेप्टेड नहीं करता है एज अ बिजनेस विंटेज में। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि सेविंग अकाउंट के साथ आप मिनिमम 1 ईयर ओल्ड उद्यम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी
जो है इनको रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे सिविल की हम लोग डिस्कस किया -1, वो या फिर 700 प्लस होना चाहिए। लोन का टेनओवर ये लोग 36 मंथ अप टू देते हैं, इससे ज़्यादा टेनओवर नहीं मिलता। लोन अमाउंट का इनका जो रेंज है वो 50,000 से 25 लाख रहता है। तो मतलब ये भी अच्छा अमाउंट है, 50,000 से 25 लाख रुपए तक का आप केस करा सकते हो। इसके बाद एज में बहुत बड़ा ये लोग एडवांटेज देते हैं, ये लोग 18 प्लस से स्टार्टिंग कर देते हैं। ज़्यादातर बिजनेस वाले जो अदर कंपनीज है वो 23 एज से स्टार्ट करती है बिजनेस का, बहुत ही कम है 21 से करते हैं, ज़्यादा 23 से करते हैं। ये लोग 18 साल की एज से स्टार्ट करते हैं और 60 प्लस ईयर्स का भी आप अलाउ कर सकते हो। बाकी में लिमिट होती है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी की एज 60 साल से प्लस है तो उसको भी एक्सेप्टेड कर लेंगे, बट इसमें को एप्लीकेंट आपको लगवाना पड़ेगा। मान के चलो किसी की फादर की एज 60 प्लस है और उनको अगर लोन लेना है, तो अगर उनके बेटे का अगर जब को एप्लीकेंट बन जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एज का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, अगर हम लोग को एप्लीकेंट आ जाए उनको दे देते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गारंटी की रिक्वायर्ड रहती है, वो सिस्टम जनरेटेड होता है। जब फाइल लॉगिन करते हैं तो वहीं पे बताता है गारंटी इसका चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसमें ये नहीं बता सकते हम लोग इसकी गारंटी रिक्वायरमेंट है या नहीं। इनको जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन, देखो अगर किसी भी कस्टमर का अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकाउंट में एक चीज़ चेक करना, अकाउंट में मिनिमम 15, 20, 25 हज़ार रुपये के आसपास मेंटेन होना चाहिए बैंक बैलेंस। अगर इतना मेंटेन हो रहा है तभी आप लैंडिंग कार्ड में अप्लाई करना, अदरवाइज वो लोग बैंकिंग में केस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा केस बैंकिंग पे ही बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बिजनेस ग्रुप भी ये लोग एज उद्यम ले रहे हैं, बहुत रेंटेड भी कर रहे हैं ये लोग, FI भी हटवा देते हैं, सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, इसलिए इनको बैंकिंग स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड रहेगी। तो बैंकिंग सबसे मेन है, बैंकिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका लैंडिंग कार्ड में अप्रूवल आएगा। तो एक एवरेज जो मेरा एक आइडिया अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, तो 20 से 25 हज़ार रुपये अगर अकाउंट में मेंटेन रहते हैं हमेशा, तो उनके केसेस बनने के चांसेस ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आगे नोट करने वाला है कि उसका बिजनेस लास्ट 3 मंथ में फॉल नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में तो बिजनेस बहुत अच्छा रहे, लेकिन लास्ट 3 मंथ में डाउन हो गया, तो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट जो केस होते हैं वो इसी वाले पॉइंट में होते हैं कि लोगों का पहले तो 50-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये अकाउंट में रहते थे, बट लास्ट 3 मंथ में ऐसा हुआ उनका बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉल होने लगा, मतलब उसमें क्रेडिट फॉल होने लगा, प्लस मेंटेनेंस भी फॉल हो रहा है, तो केस ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको जो कोई भी आप बैंकिंग ले रहे हो इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखना कि उनकी लास्ट 3 मंथ में उनका बिजनेस फॉल नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट 3 मंथ में बिजनेस फॉल नहीं हो रहा है और अकाउंट में 20 से 25 हज़ार को मेंटेन हो रहे हैं, तो आप मान के चलो उनका ईजिली अप्रूवल आ जाएगा। इसके बाद ये लोग जो बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करो तो 7 मंथ ओल्ड लाइसेंस चाहिए होता है, अगर उद्यम है तो 1 ईयर ओल्ड चाहिए। ये लोग सारी कंपनीज़ को एक्सेप्टेड करते हैं, जैसे OPC हो गया, LLP हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रोप्राइटरशिप, किसी भी तरह की कंपनी, सारी कंपनी में लोग एक्सेप्टेड करते हैं, तो यहाँ पे ये भी एडवांटेज मिलता है हम लोगों को। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग ये लोग 21 से करते हो, मैक्सिमम 36 देते हैं, बट कभी भी 36 से ज़्यादा होता है। लेकिन ROI में कोई इशू नहीं है, अगर जैसा आपको 36 या कुछ मिला हुआ है तो अगर आप DSA से लॉगिन कर रहे हो तो आप हम लोग से डिस्कस कर सकते हो, हम लोग आगे बात करके ROI को मैनेज करा देते हैं, तो ROI इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 3% रहती है, इसको भी हम लोग मैनेज करा देते हैं। अगर आप DSA से फाइल लॉगिन करो तो आप एक बार हमसे डिस्कस कर सकते हो, तो हम लोग आगे बात करके SM से इसको मैनेज करा देंगे। बट हाँ, इनका स्टैंडर्ड जो है वो एक तरह से ये रहता है। इसके बाद चार्जेस की बात करेंगे तो नैच का ये लोग 30 रुपीज़ लेते हैं। लेट पेमेंट अगर कुछ भी हो गया तो उसमें क्या करेंगे कि ये 300 रुपीज़ लेंगे ईच इंस्टॉलमेंट का, और पर डे के हिसाब से मान के चलो वही मंथली अगर बात करें तो 3% ये लोग मंथली ओवरड्यू चार्ज लगाएंगे। डिसऑनर चार्ज में 150 रुपीज़ लेते हैं, अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है उस केस में, ये इनका ये हो गया। इसके बाद अगर फॉरक्लोजर करा रहे हो तो उसका ये लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, अगर आप अकाउंट वगैरह चेंज कराओगे तो उसका 500 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट चार्ज कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कंपनीज ये लोग अलाउ करते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, तो सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी की प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उसको बेसिक KYC यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए, अगर उद्यम है तो मिनिमम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, और अगर GST वगैरह कुछ है तो 6-7 मंथ ओल्ड चल जाएगा। लास्ट 12 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट सेविंग का भी लोग एक्सेप्टेड करेंगे, CC एक्सेप्टेड करते हैं, OD भी एक्सेप्टेड करते हैं और करंट अकाउंट भी एक्सेप्टेड करते हैं। तो ये चारों में से कोई भी है, चारों स्टेटमेंट एक्सेप्टेड करेंगे। बट हाँ, इसमें एक बेनिफिट और है, जैसे मान के चलो किसी के पास एक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी है, दोनों में अच्छा ट्रांजेक्शन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट आप यहाँ लगा सकते हो।
और मान के चलो किसी का ओडी भी है तो वो भी आप लगा सकते हो। यानी कि जितनी भी आपके पास हैं वो ये लोग मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सेविंग को करंट है तो ये कहेंगे कि एक ही, तो नहीं, आप दोनों लगवा सकते हो। दोनों लगवा के उससे क्या रहेगा, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अप्रूवल आने के। करंट एड्रेस वो भी लोग मांगेंगे अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड से अलग है। मान लो आधार कार्ड और कहीं का अभी आप और ही रहते हो तो उस केस में इनको करंट एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड रहेगा। गारंटी की केवाईसी जैसे मैंने आपको बोला कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सिस्टम जनरेटेड होता है, सिस्टम बताता है कि इसमें गारंटर लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप कंपनी में। पार्टनरशिप कंपनी में सिंपल पार्टनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनर्स का फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ वो भी है, ठीक है। जीएसटी होता है उसमें, जीएसटी और वो आप वो लगेगा। पार्टनरशिप डीड वो लगेगी और 12 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, बट इसमें सेविंग अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं होगा, करंट अकाउंट ही एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, ऑफिस का एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर बिजनेस प्रूफ में अगर इसका अलग है, अगर सेम है तो वही वाला कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी, इसमें भी सेम यही रहता है। पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं, आधार कार्ड डायरेक्टर का, फोटोज लगेंगे डायरेक्टर के, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगेगा, बैंक स्टेटमेंट 12 में इसमें करंट अकाउंट लगेगा, कंपनी का पैन कार्ड, एमओ एओए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और ऑफिस का एड्रेस प्रूफ। इसके बाद एक दो एडिशनल और भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड केस टू केस करता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट थे जो रिक्वायरमेंट है कंपनी वाइज कंपनी। अगर प्रॉपराइटरशिप है तो बेसिक कुछ नहीं, केवाईसी, बिजनेस प्रूफ और बैंकिंग चाहिए होगा, बट अगर प्राइवेट लिमिटेड या वो है तो उसमें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डीएसए के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब के, तो वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको इसका डीएसए प्रोवाइड करा देंगे। डीएसए अगर आप हम लोग के साथ जुड़ते हो तो क्या बेनिफिट रहेंगे लैंडिंग कार्ड से, एक तो आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही लॉगिन कर पाओगे। सेकंड, हम लोग लैंडिंग कार्ड की इंस्टेंट पे आउट अवेलेबल कराते हैं, तो अगर आपको कोई भी केस अगर आज बिजनेस हुआ तो उसका आप चाहो तो कल पे आउट ले सकते हो, तो इंस्टेंट पे आउट की हम लोग फैसिलिटी देते हैं। दूसरा, आप मान लो एज अ लैंडिंग कार्ड का लेते हो तो हमारे पास और भी कंपनी के जो पोर्टल्स रहते हैं तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो किसी की अगर बैंकिंग थोड़ी सी लो है तो लैंडिंग कार्ड में नहीं हो पा रहा, हो सकता है उसका केस दूसरे डीएसए में हो सकता है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बैंकिंग के, मैंने जैसे आपको बताया था, हम लोग बैंकिंग में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा जिसका लैंडिंग कार्ड में 10 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ था, तो मैंने इसका बैंकिंग कहा हुआ है, तो इसके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन हो रहा था जिसके लिए लैंडिंग कार्ड ने इसको 10 लाख रुपए का अप्रूवल दिया हुआ है। तो उसके लिए आप मैं आपको बैंकिंग पे ले चलता हूँ। तो ये बैंकिंग है, जैसे मैं आपको दिखाया हुआ है, तो ये बैंकिंग है, इसमें आप देख सकते हो। अब ये बैंक अकाउंट जैसे तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इसके आप इनका देखोगे आप क्लोजिंग बैलेंस है ना, देखो 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 साल का स्टेटमेंट लगता है, तो 12 अगस्त से आप देखोगे 30,000 20,000, ठीक है। इसके बाद 28,000, इस तरह से देखो इनके अकाउंट में 20,000 के आसपास अकाउंट में मेंटेन हो रहा है, ठीक है। 20,000 25,000 15,000 तो आप बीच में देखो इनके कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह बढ़े हुए हैं, यानी कि अक्टूबर वगैरह में कोई बड़ा ट्रांजेक्शन, मतलब अभी ठीक चल रहा है इनका बिजनेस ना, बिल्कुल भी बीच में ऐसा नहीं हो रहा है कहीं 500 रुपये का दिखा रहा है, कहीं 200 रुपये दिखा रहा है, कहीं 100 रुपये दिखा रहा है। ज़्यादा बैंकिंगों में ऐसा ही होता है, कभी 1,000 रुपये, मतलब इनका एक जो चल रहा है 15,000 से ऊपर के आसपास ही चल रहा है। बीच में देखो ट्रांजेक्शन बढ़ गया। अब देखो फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा वो हैं, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो 3 महीने में सबसे अच्छे बैंक सब क्या फोकस करेगी, या इनका ठीक चल रहा है मान लो, ठीक है। अब हम आते हैं मई जून जुलाई में, ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इनके अकाउंट में हमेशा 40-50 हज़ार रुपये मेंटेन रहते हैं, जिस तरह से बीच में कभी 10,000 रुपये हो जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 500 या 1,000 रुपये नहीं होने चाहिए, 500 200 100 कभी कभी 0, एक आध बार चल जाएगा महीने में, लेकिन ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। देखो मई में इनके अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये 20,000 रुपये के आसपास रहते हैं, जून में भी यही 20-30-40 रहते हैं, ठीक है। इससे ही इनका जुलाई चल रहा है। जुलाई में देखो इनके पास ट्रांजेक्शन बढ़ गया है, इनके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे इनका भी 40,000 रुपये, हाँ, इसके ऊपर एक डिपॉजिट इनके अकाउंट में आया है, वही 4,40,000 रुपये का जो भी है, ठीक है। इससे फर्क मतलब 3 महीने में इनका बैंक इस पर। इसके बाद देखोगे क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे इनका, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या जाएगा, वही 20,000 रुपये आ रहा है, ठीक है।
मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि लास्ट 3 मंथ में बिजनेस घटा नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये रहते थे बट लास्ट 3 महीने में 1,000 रुपये 5,000 रुपये नहीं। अगर ऐसे रहेंगे तो केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इनका आराम से मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप अकाउंट में 25-30 हज़ार रुपये मेंटेन रहते हैं, 20-25 या 15,000 रुपये मेंटेन रहते हैं तो आराम से केस बन जाएगा। अब इसका L&T ने जो अप्रूवल दिया है वो 10 लाख रुपये का अप्रूवल दिया हुआ है, ठीक है। इसका 10 लाख रुपए अप्रूवल दिया क्योंकि एक तो इनके अकाउंट में बीच में बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया, चलो ठीक है मैं उसको हटा लेता हूँ। बाकी अगर बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं भी होता तब भी आराम से इनके 4-5 लाख रुपए का ईजिली वो दे देता। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, कभी भी बैंकिंग लगाओ, आप कभी भी अपलोड करो IIFL लैंडिंग का, तो इस चीज़ को बैंकिंग को पहले आपको चेक करना है। इस तरह की बैंकिंग को तभी लगाना, नहीं तो बेकार में कोई मतलब नहीं है, वो केस को रिजेक्ट मार देंगे। एक तो वैसे ही बहुत बड़ा इनको फॉर्म होता है बनने का, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप पहले बैंकिंग को चेक करो। हाँ, अगर जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लेके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करा सकते हो, तो मैं वहाँ पे चेक करवा के आपको बता दूंगा कि इसका हम लोगों को लैंडिंग कार्ड में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इसी ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप कोई के DSA में लॉगिन कर रहे हो तो आप मुझे 1 साल की बैंकिंग भिजवा देना, मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा केस बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग सबसे पहले चेक करनी है। बैंकिंग आप समझ गए ना, 15-20 हज़ार रुपये एक मेंटेन, मतलब 15,000 रुपये अगर हो रहे हैं ठीक है, मतलब इतना होना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो हम लोग मेंटेन करके करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख लें। तो ये बैंकिंग वाला पार्ट हो गया। तो बाकी का हम लोग दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अब हम लोगों का रहेगा कि कैसे हमें लॉगिन करना है DSA से, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फाइल को लॉगिन करना है पोर्टल में। तो सबसे पहले जैसे जब आप DSA ले लोगे तो आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड और लिंक मिलेगा, उसके थ्रू ही पूरा केस प्रोसेस होता है। जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। तो आपको ना इस तरह का पेज मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे लिंक पे, तो इस तरह का आपको यहाँ पे पेज मिलेगा, ठीक है। इसके करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फ़ोन नंबर नहीं डालना है, इसके नीचे आ रहा है क्लिक हियर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, मतलब इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक हेयर वाले पे जैसे ही आप क्लिक हेयर वगैरह वाले पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये ईमेल ID और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की तरफ से आपको एक ईमेल ID पासवर्ड दिया जाएगा, तो वो आपको डालना है। जैसे आप करोगे लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखो यहाँ पे मांग रहा है कि सब DSA फ़ोन नंबर एंड सब DSA नेम। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इससे क्या होता है कि जो भी DSA आता है उसको, ये हमारा क्या होता है सेंट्रल पोर्टल है, तो इसमें क्या होता है जो भी DSA आएगा उसको अपना ही मतलब केस दिखेगा, और किसी के केस नहीं दिखेंगे, मतलब वो और किसी केस नहीं देख सकता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको यहाँ पे आपके केस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही डालोगे OTP जाएगा आपके फ़ोन पे, तो आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करोगे उसके बाद ये खुल जाएगा। इस तरह से ऐसी पोर्टल खुलेगा। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जाना है, ये देखो न्यू लीड करके आ रहा है, मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट लीड करके आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज खुलेगा। जब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे देखोगे आप ये नई लीड क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम, तो कस्टमर के यहाँ पे जो भी आपको फर्स्ट नेम डालना है वो एज ए पैन कार्ड डालना है, लास्ट नेम एज ए पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड डेट और बिजनेस स्टार्टेड मंथ। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, जब भी आप डेट डालो तो बहुत ध्यान से डालना ईयर, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने जल्दी में उल्टा सीधा डाल दिया, अगर 7 महीने से कम पुरानी डेट डल गई तो वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है वो रीओपन कराना पड़ता है। तो आप फिर कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग रीओपन करा देंगे, लेकिन मतलब पहले से ही वो डालो ठीक से तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वो डालने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है असाइन अ रिलेशनशिप मैनेजर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये सारे यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर के वो आ रहे होंगे, तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होगा हम लोग की तरफ से आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी को भी, मतलब जो भी है मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो आपको बता दिया जाएगा आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्टेड डेट वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, 2023, 22 जब भी स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो 2020 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड मंथ क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद कंपनी क्या है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है, इसको बहुत ध्यान से करना, उसी हिसाब से ऑप्शन खुलेंगे। मान लो कंपनी प्रोपराइटरशिप है, मैंने वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद टर्म्स लोन पे सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करने को ऑप्शन आएगा। इस पर आप कैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, अगर ऑलरेडी लोन एक्टिव होगा, मतलब पहले से लीड डली होगी, तो यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव लोन करके, नहीं डली होगी तो अंदर हो जाएगा। देखो अगर एक्टिव लोन दिखा देना तो एक बार आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो हो सकेगा उस केस को दोबारा लॉगिन करा लेंगे।
लेकिन आप एक बार डिस्कस कर लेना, अगर उसकी बैंकिंग वगैरह ठीक है तो हम लोग बात करके उसको दोबारा केस को करा सकते हैं। बट फ्रेश केस होगा, प्रोसीड करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। इस जैसे ही फ्रेश के हो तो इस तरह का यहाँ डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी का ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आपने वहाँ डाली होगी। यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड डालना है, आपको पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है, मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर ऑटो, यहाँ पे पर्सनल एड्रेस, वो एड्रेस डालना है जो करंट एड्रेस है जहाँ पे वो रहता है, पिन कोड डालना है, सिटी एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिट करके आता है, तो इस पर करना है। इस पर 2 ऑप्शन होते हैं, मदर या वाइफ, ठीक है, तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मदर को मैं सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप उसको मदर या वाइफ को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे वैसे ही ये ऑप्शन आएगा बिजनेस डिटेल के लिए। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ऑप्शन नहीं करना, आपको हमेशा आई विल अपलोड है PDF एज रजिस्ट्रेशन प्रूफ, इस पर क्लिक करना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कभी भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो मान लो आपने उद्यम या कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, अगर उसकी विंटेज 7 महीने वो 1 साल से कम हुई तो ऑटोमेटिक केस रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसको रीओपन कराने में बहुत टाइम वगैरह लगता है। तो सबसे बेस्ट है आपको क्या डालना, आई विल अपलोड है PDF एज कि हम लोग हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ है एज PDF अपलोड करेंगे, आपको फैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई विल अपलोड पर करने के बाद जैसे आप करोगे इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस जो बिजनेस प्रूफ पे पड़ा है जो करंट इसका है, पिन GST नंबर हो तो वो डाल सकते हो, ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, नहीं होगा तो आप खाली कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे GST पहले चल रहा होता है, ठीक है, तो आप जैसे ही करते हो यहाँ पे ऑलरेडी GST दिखाता है, लेकिन आपका GST बंद हो चुका है, तो उस केस में क्या है, आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग GST को हटवा देंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, GST आता रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा वहाँ पे। या फिर मान के चलो जैसे आपने नया GST बनवाया है, 3 महीने 4 महीने पुराना, ठीक है, तो GST यहाँ पे फैच हो जाएगा। लेकिन आपके पास और कोई बिजनेस प्रूफ है पुराना जो 2 साल पुराना, 1 साल पुराना है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर लेना, तो हम वो हटवा देंगे, तो आपका क्या होगा, वो बिजनेस प्रूफ काउंट हो जाएगा। नहीं तो GST से क्या होगा, 3 महीने का विंटेज लेके कैंसिल मार देगा, रिजेक्ट मार देगा केस को। तो अगर ऐसा कोई केस रहता है तो वो आप कांटेक्ट कर लेना, तो उसको करा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्ड कैसे हैं, मतलब इंडस्ट्री वगैरह क्या है, कौन सी इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से चूज़ करना है। अगर आपने गलत इंडस्ट्री चूज़ कर दी तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में केस रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको रीलॉग इन दोबारा ओपन कराना पड़ता है। बिजनेस वाई किसके द्वारा होता है, सेल्फ या फिर किसी और के, रिटेलर, बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नेचर क्या है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, प्रोप्राइटरशिप जो भी है, आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट करोगे, इसके बाद ये ऑप्शन बोलेगा बैंकिंग अपलोड करने का। अब आपको यहाँ पे बैंकिंग अपलोड करनी, बैंकिंग के यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला OTP के थ्रू कर सकते हो एग्रीगेटर मॉडल में, दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, तीसरा PDF के थ्रू। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक किस बैंक में कितना है। जैसे मान के चलो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HDFC बैंक, HDFC बैंक में एग्रीगेटर होता है, तो HDFC बैंक जैसे ही मैं सेलेक्ट करके करूँगा तो उसके बाद एक लिंक चला जाएगा। वो लिंक कब जाता है, जब ये मोबाइल नंबर जो आपने लैंडिंग कार्ड में डाला वो बैंक से लिंक हो तब। अगर मान लो वो मोबाइल नंबर बैंक से मैं दूसरा लिंक है तो वो लिंक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर लिंक नहीं गया तो आप समझ जाना मोबाइल नंबर दूसरा लिंक है। और मान लो अगर जैसे मोबाइल नंबर दूसरा लिंक है, कोई या कस्टमर नहीं करना चाहता OTP से, उसको डर लग रहा है, वही लग रहा है कहीं कुछ हुआ है, तो आप PDF से भी अपलोड कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, जैसे हम स्क्रॉल करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जैसे कस्टमर हैज अ डिफरेंट फोन नंबर और डिफरेंट, मतलब कोई भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कस्टमर डोंट विश टू प्रोसीड विद एग्रीगेटर फ्लो करने के बाद जैसे ये प्रोसेस करोगे PDF मॉडल में आ जाएगा। तो PDF में यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर, जो भी कस्टमर का अकाउंट होता है इसके लास्ट के 4 डिजिट, अगर पासवर्ड है PDF में तो पासवर्ड डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है और PDF अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर किसी के पास 2 बैंक है तो मल्टीपल बैंक भी अपलोड कर सकता है। मल्टीपल बैंक अपलोड करने से फ़ायदा क्या होगा कि उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मान लो किसी के पास सेविंग करंट दोनों अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब वो कस्टमर से कस्टमर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आप बैंक अपलोड कर दोगे, इसके बाद ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल एड्रेस को अपलोड करने का। तो यहाँ पे डायरेक्टर का नाम आएगा, वो सिलेक्ट कर ले। एड्रेस ग्रुप यहाँ पे चूज़ करने का आएगा, जैसे मान लो आधार कार्ड वगैरह किससे करना है, मैंने जैसे आधार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आ रहा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रजिस्टर, रेंट एग्रीमेंट या सेल, जो भी है, मतलब जैसे भी डाल। मान लो मैं आधार कार्ड डालना चाहता हूँ, आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहता हूँ, तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया और वो बीडिंग मतलब एड्रेस वो मेरा ही परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करके अपलोड मार दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि GST जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट रहेगा वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मान लो मेरे पास GST है, GST आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपराइटर का पैन कार्ड नंबर, जैसे मेरा यहाँ पे मान लो वो नाम आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब किस कस्टमर का नाम आएगा, तो यहाँ पे आप
पैन कार्ड अपलोड करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि कंपनी का एड्रेस प्रूफ, तो कंपनी का एड्रेस प्रूफ सिंपल है। मान लो अगर आपका जो वही एड्रेस है जैसे जीएसटी में जो पड़ा है उसी में वही ऑफिस एड्रेस है, तो वहाँ पे आप जीएसटी सेलेक्ट करोगे यहाँ पे और जीएसटी को अपलोड मार दोगे, वो लोग उसको एज एड्रेस प्रूफ में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का एड्रेस प्रूफ होगा। तो ये बेसिक डिटेल थी। अगर मान लो कोई भी डिटेल रह जाती है उसके बाद अगर आप वो करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा देगा कि जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है, मतलब जब तक ये सारी चीज़ क्लियर नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको सब कुछ अपलोड हो जाता है, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है, मान के चलो सब कुछ ओके हो गया, जैसे मैं मान के चलो सब कुछ ओके हो गया, तो देखो ये जनरेट लोन ऑफर पर जाना है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे सब कुछ ओके रहेगा तो सीधे इस तरह से केस आ जाएगा। इस तरह से केस आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो स्टेटस दिखाएगा वो ऐसे दिखाएगा, एप्लीकेशन अंडर इवैल्यूएशन, मतलब डिलीजेंस में केस चला गया है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्रेडिट टीम के वो डॉक्यूमेंट टीम के पास वो केस चला गया, वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगी, सब कुछ, मतलब कोई पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, स्टेटमेंट कहीं ऐसा ना हो आपने 6 महीने पुराना अपलोड कर दिया हो, यहाँ पे कोई आधार कार्ड पेंडिंग, मतलब सारी चीज़ें वो वेरीफाई करेंगी। अगर सब कुछ ओके होता है ठीक है, अगर नहीं होता है पेंडेंसी आती है तो यहाँ पे आपको जाना है। देखो ये यहाँ पे आई करके एक बना हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेंडेंसी दिखती है। जैसे मान लो मैंने आई पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेंडेंसी दिख रही है कि आपने जो उद्यम दिया है वो उसके फुल पेजेस नहीं है, आप उसको फुल पेजेस उद्यम दो। आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिया उसमें दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई का स्टेटमेंट नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कराने को। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा केस अंदर जाऊँगा उसमें, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डीएम पे क्लिक करूँगा, अंदर हो जाऊँगा, तो जहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड किया था वहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा अपलोड कर देना है, जहाँ पे बिजनेस प्रूफ अपलोड किया था वहाँ पे दोबारा अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद क्या करना है, जैसे अपलोड करोगे टेक अ एक्शन करके आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिजॉल्व आस्क करके आएगा, तो रिजॉल्व आस्क पे आप क्लिक करोगे तो ये यानी कि हमने एक तरीके से यहाँ पे लिख देना कि आई हैव अपलोडेड, मतलब मैंने आई हैव अपलोडेड इन डीएमएस, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप रिजॉल्व आस्क कर दोगे तो ये यहाँ से रिजॉल्व। अब ये लोग चेक करेंगे दोबारा कि हमने जो मांगा था वो आपने प्रॉपर दिया है या नहीं, प्रॉपर वो सारे डॉक्यूमेंट या जो भी क्वेरी भी क्लियर है या नहीं। अगर है तो फिर ये केस फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब जो भी रहेगा रिजेक्ट या क्रेडिट को फॉरवर्ड। अगर नहीं होगा फिर दोबारा पेंडेंसी आएगी, तो वैसे ही आपको दोबारा चेक करना है। ठीक है, अगर मान लो सब कुछ ओके होता है, सब कुछ ओके होता है तो उसके बाद यहाँ पे केस क्रेडिट के पास जाता है, क्रेडिट कॉल करता है, कॉल में ओके होता है, उसके बाद यहाँ पे दिखता है लोन अमाउंट ऑफर। जैसे अभी यहाँ पे 2 केस दिख रहे हैं, ठीक है, एक केस जैसे 2 केस हैं जिनकी एक का जैसे 9,58,000 आया, एक का 18,40,000 है, तो 2 केस दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह के लोन ऑफर। यहाँ पे केस रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर यहाँ पे केस रिजेक्ट भी होगा तो भी जैसे सब कुछ, तो वो किस में होगा, बैंकिंग में होगा, या मतलब ज़्यादा बैंकिंग में केस रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे बता देगा कि 3 महीने में आपका बैंक, मतलब बैंकिंग में ट्रांजेक्शन उस तरह से नहीं था, मतलब जो भी रहेगा वो रिजेक्शन वहीं पर है। अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो सीधे अप्रूवल देगा। लेकिन लैंडिंग कार्ड में खास बात यह है, अगर अप्रूवल आ जाता है तो मतलब 100 में से एक ऐसा केस होता है जो अप्रूवल के बाद रिजेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है, ज़्यादातर सारे पे डिस्कस ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अप्रूवल आ गया, मान लो मैं अब मुझे इसका आरओई वगैरह जानना है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9,68,000, ये इंश्योरेंस चार्ज ये लग रहा है, हेल्थ कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, इतना आरओई। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अगर आप एज ए डीएसए में लॉगिन कर रहे हो तो आपका अगर कोई ऑफर आता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लो। ये जितने भी चार्जेस हैं ना, ये सीपीपी, ये सारे हम लोग अपने इनसे हटवा देंगे, एसएम से बात कर, प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कम करवा देते हैं हम लोग। अपने आरओई वगैरह में जो कस्टमर को दिक्कत हो मैनेज कराए, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है, वो तो हो जाता है। वो अपना एक स्टैंडर्ड देते हैं, मान लो कोई कम नहीं करा रहा तो हो गया तो हो गया, तो अगर जो जिन लोगों के पास एसएम वगैरह होता है वो मैनेज करा ले तो हम ये सारे मैनेज करा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस तरह। उसके बाद क्या होगा, ऑफ़र आने के बाद कस्टमर के पास एक लिंक जाएगा, लिंक से उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको कैंसिल चेक को 2 रेफरेंसेस देने हैं, और एक अगर उसके पास उद्यम हो तो उद्यम देना। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अगर 10 लाख से नीचे का ऑफ़र है तो उनसे बात करते हैं, तो एफआई हटवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो एफआई हटे जाता है, एफआई क्लियर हो जाता है, उसके बाद एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद ईनेच वगैरह होता है और केस डिसबर्स हो जाता है। जब केस एफआई जब हट जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे आता है एफआई नॉट एप्लीकेबल, जैसे हमने इस केस में हटवाया, इस केस में हटवाया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफआई नहीं होगा। तो एफआई हटवाने के बाद एग्रीमेंट साइन होता है, ईनेच होता है और केस डिसबर्स हो जाता है। जब केस डिसबर्स हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे लिख के आएगा, जैसे सब स्टेटस डिसबर्स, इतना लोन अमाउंट डिसबर्स हुआ है उसके अकाउंट में।
ठीक है, कंपनी का नाम आगे लिखा होगा, जैसे इसमें है 24 लाख, ठीक है, 9,854, जो भी जिसका जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा इसमें यहाँ पे 9,15,470, तो इसका रहेगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिसबर्स हो चुका है। तो पूरा प्रोसेस इनका ऑनलाइन है, ठीक है, लॉगिन से लेकर डिसबर्स तक का सारे स्टेटस आपको पोर्टल पे दिखेंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डिसबर्स हुआ है या नहीं है, क्या कुछ पेंडेंसी भी जो होती है वो सब सामने दिखता है। इनका पूरा प्रोसेस, मतलब लैंडिंग कार्ड मुझे इसलिए ही बेस्ट लगता है, इन्होंने क्या किया, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन बनाया हुआ, तो आपको कुछ भी कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद डिसबर्स हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया, लॉगिन से लेकर डिसबर्स तक। स्टार्टिंग में पॉलिसी बताई, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे डीएसए लेना है। लॉगिन से लेकर बैंकिंग भी आपको मैंने दिखा दी, किस तरह की बैंकिंग इसमें लगती है, तो इस तरह की बैंकिंग पर आपको फोकस करना है। बाकी फिर आप अगर डीएसए से कांटेक्ट करना, डीएसए चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ऑनलाइन पोर्टल भी मिल जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। हम लोग के पास आरएम वगैरह होता है, वो सब कुछ मैनेज करा देता है, मतलब हेल्प वगैरह करवा देता है, कोई दिक्कत आती है इंस्टेंट पे आउट हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। और भी कोई कॉर्पोरेट डीएसए वगैरह है, मान लो लैंडिंग कार्ड में अगर किसी का केस नहीं बन रहा है तो अदर कंपनी के भी आपको डीएसए हम लोग दे सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी था मैंने अपने एंड से वो दिया, बाकी कोई भी अगर क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी बड़ी वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी इसी तरह की आती रहेंगी, हम लोग और भी ट्रेनिंग वीडियो लाएंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है हम लोग टाटा वगैरह का वो करें, तो बट उसके लिए क्या आप चैनल